हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नो लिमिट्स पर। हमने पिछली वीडियो में अभी तक पोषण, जयप्रकर, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और मुझे उम्मीद है कि उतनी चीज़ों में आप लोग की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उस पर हम कुछ उपाय निकाल सकें और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं श्वसन या श्वसन अर्थात इसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो श्वसन होता क्या है? पहला क्वेश्चन हम लोग का बनता है कि श्वसन होता क्या है। श्वसन होता क्या है? देखिए, श्वसन क्या है पहले हम लोग अगर समझते हैं। श्वसन जो होता है ना, श्वसन एक जटिल अपचय अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन एक जटिल अपचय अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तथा ऊर्जा का निर्माण होता है एवं अंत में CO2 गैस मुक्त होता है। अंत में जो क्या होता है वह हमारा CO2 गैस मुक्त होता है। यही हमारा श्वसन कहलाता है। ठीक है, समझे श्वसन। देखिए, इसको हम लोग और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा श्वसन है क्या। ठीक है, क्या है? पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। जैसा कि देखिए इसमें बोल रहा है, जब हम पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी श्वसन बोल रहा है और ये कोशिकीय श्वसन की चर्चा कर रहा है। अगर इसे हम समझने की कोशिश करें अर्थात हम कह सकते हैं हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, और उसका जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जो खाना खाते हैं उसका जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जो सरल भागों में टूटता है अर्थात वो विखंडित होता है अर्थात वो ऑक्सीकृत होता है और उत्पाद के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है और CO2 गैस मुक्त करता है, वही हमारा क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। ठीक है, देखिए श्वसन में जो उत्पाद के रूप में बना है वो ग्लूकोज को देख लीजिए हम लोग। ठीक है, C6H12O6 को। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज कोशिका द्रव्य से संपर्क करके वह पाइरूवेट प्लस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और पाइरूवेट प्लस ऊर्जा की भी 3 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी होती है वो हम लोग देखते हैं। तो पहली स्थिति होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, यही होता है। और दूसरा जो है हमारा ऑक्सीजन का अभाव। ठीक है, ऑक्सीजन का अभाव। तीसरा जो है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति। इसे हम लोग ऊर्जा की जगह पे ATP भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा को हम लोग ATP, ये क्या होता है इसको हम और आगे से चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तार से। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। सर्वप्रथम देखिए कि जो होता है पाइरूवेट प्लस ATP ऊर्जा, वो ये तीनों ऑक्सीजन की जो स्थितियां हैं उसमें क्या किस चीज का निर्माण करता है और हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन करते हैं। तो देखिए पहला देख लीजिए हम लोग का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा। पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ये जो हमारा पाइरूवेट है अभी ड्रा कर देते हैं हम। देखिए ये हमारा जो पाइरूवेट है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यही क्रिया जानते हो क्या कहलाती है? ये परिवर्तन होना क्रिया हमारी किण्वन कहलाती है। यही क्रिया हमारा किण्वन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग ईस्ट सुने होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ईस्ट, जैसे ईस्ट किण्वन। ठीक है, इसको हम लोग एक बार अच्छे से देखेंगे। पाइरूवेट जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और यही क्रिया हमारा क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। और यह किसमें होता है? ईस्ट में होता है। अब देखिए दूसरा हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के अभाव में क्या होगा। ऑक्सीजन के अभाव में, ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव की बात कर रहे हैं हम, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऑक्सीजन का अभाव और पाइरूवेट का टूटना। ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव में जो हमारी पेशियां होती है ना, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं उसमें लैक्टिक लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण तकलीफ होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि पाइरूवेट से ऑक्सीजन का अभाव में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम लोग अच्छे धावक नहीं होते हैं या हम रोज नहीं दौड़ते हैं मॉर्निंग वॉक पे, अगर किसी दिन ज्यादा चल लेते हैं या ज्यादा दौड़ लेते हैं तो हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। वो दर्द हम लोग को लैक्टिक अम्ल से होता है दोस्त। ठीक है, याद रखना, लैक्टिक अम्ल से हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। अब अगला हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में देख लीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो ये पाइरूवेट है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब ये पूर्ण ऑक्सीकृत होता है, इसका विखंडन होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। अच्छे जैसे ये टूटना चाहता है ना उस रूप में ये टूटता है। ठीक है, फिर एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है और यह कहाँ होता है? यह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये याद रखिएगा कि जो ये सारी क्रियाएं हो रही हैं वो किस में हो रही है? जैसे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हमारी पेशियों में हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। और किस स्थिति में हो रही है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। ठीक है, और इसका एग्जांपल याद रखिएगा कि जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से क्रिया करके बनाया वह किस में होगा? तो वह हमारा ईस्ट में होगा और यह क्रिया क्या कहलाएगी? तो यह क्रिया हमारा किण्वन कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि श्वसन को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ श्वसन को 2 भागों में बांटा है।
श्वसन को दो भागों में बांटा है। और कौन कौन श्वसन बांटा है? वायु के आधार पर बांटा है, तो एक वायवीय श्वसन बांटा है और एक अवायवीय श्वसन बांटा है। ठीक है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। अब हम लोग देखेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है तो देखिए क्या होता है। पहली बात, जैसा कि इसमें प्रतीत हो रहा है वायवीय यानी वायु की उपस्थिति में होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि यह पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन होगा जो हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अब वायवीय श्वसन होगा जो ठीक इसका उल्टा होगा, यह हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें देखिएगा ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब है इसमें ग्लूकोज अच्छी तरह से टूटता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसमें अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। इसमें कह रहा है अच्छे से उसका विखंडन नहीं होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन जो होती है यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन होती है यह केवल कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा का उत्पादन करती है। इसमें एटीपी के 36 अणु बनते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिएगा मानव। अवायवीय श्वसन जो होता है वह वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसमें 2 एटीपी के अणु बनते हैं। उदाहरण में आप लोग देख लीजिएगा ईस्ट। अब यहाँ पे हम एटीपी की थोड़ी सी चर्चा करनी चाहेंगे कि यहाँ पे एटीपी है क्या। ठीक है, एटीपी दोस्त एक जैवीय ऊर्जा है। ठीक है, एटीपी क्या है? एक जैवीय ऊर्जा है। इसका अगर फुल फॉर्म भी एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADENOSINE। अब इसको लिख लीजिए ट्राइफॉस्फेट, TRIPHOSPHATE। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यही हो गया। अब हम लोग एटीपी के बारे में थोड़ी और विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आइए हम लोग जानते हैं। और ये पॉइंट याद रखिएगा, वायवीय श्वसन में 36 एटीपी बनते हैं, अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, टोटल अगर श्वसन में एटीपी की बात की जाएगी तो वह कितनी होगी? 38 होगी। अब देखिए क्या होता है एटीपी, उसके बारे में थोड़ी सी 2-3 पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। पहली बात इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग के पास कलम कॉपी होगा तो। एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। ठीक है, जितना भी जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा होती है ना, उसको ढोने का काम कौन करता है? एटीपी करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, एटीपी का उत्पादन जैव कोशिकाओं में ही होता है। ठीक है, एटीपी का उत्पादन अगर आप लोग को पूछे तो किसमें होता है? जैव कोशिका में ही होता है। ठीक है, जैव कोशिका में जो रासायनिक ऊर्जा को जो वहन करता है वह कौन करता है? एटीपी ही करता है। और इसका उत्पादन भी जैव कोशिका में ही होता है, इसलिए इसे हम लोग जैव ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या हम बोले? एटीपी का उत्पादन जैव कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जैव कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे हम लोग जैव ऊर्जा भी बोलते हैं। आगे सुनिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, हम आराम से बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, एटीपी के उत्पादन के लिए मुख्यतः एक मिनट यार, मिट नहीं रहा। हाँ, मिट गया। अब हम लिख रहे हैं, एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। जो एटीपी का जो उत्पादन होता है ना, वो इसको सेल जानते हो किससे बनाता है? वह हमारा ग्लूकोज से बनाता है, C6H12O6। ठीक है, अब ग्लूकोज का उपयोग करता है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। इसलिए जानते हो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कोशिकीय फ्यूल या ईंधन भी बोलते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज को लिख लीजिए, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? ठीक है, अब देखिए, अब मानव श्वसन तंत्र की बात कर रही है, जिसका हम लोग का इंतजार था कि मानव श्वसन तंत्र पढ़ना है। तो मानव श्वसन तंत्र का पहले फिगर देख लीजिए क्या होता है, कहाँ से क्या क्या होता है, तो आपको समझने में ये नासा द्वार होती है। अर्थात यहाँ पे नासा द्वार का मतलब यहाँ पे हो गया नोज। ठीक है, नासा द्वार का मतलब यहाँ पे ये जो है नोज हुआ। हिंदी कुछ ज्यादा ही अच्छा से लिखा हुआ है। ये श्वास नली है। ठीक है, और कुछ चीजें छोड़ दी गई यहाँ पे, उसको हम मेंशन थोड़ा सा करना चाहेंगे। इन नासा द्वार के जस्ट बाद में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कौन सी नासिका बेस में होती है या नासिका छिद्र होती है। ठीक है, नासिका छिद्र होती है। ठीक, आइए हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पहले वायु का मतलब गैसों का जो आदान प्रदान होगा, जो हम नाक से नोज या माउथ के सहारे जो हम गैसों का स्राव अंदर की ओर लंग्स तक अपने ले जाएंगे, वो कैसे कैसे होकर कहाँ कहाँ होकर गुजरेगी, वही हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, तो वही हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में देखिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों समझ लीजिए, ये नासा द्वार है। उसके बाद फिगर में आप लोग को हम दिखा देंगे नासा द्वार क्या है। देखिए, नासा द्वार जो होती है ना, वो मुख्य द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। मान लीजिए अगर ये मुख है ना, मान लो यहाँ पे ये मुख है, तो मुख के ठीक ऊपर स्थित होती है। ये यहाँ पे ये मुख है। एक मिनट अच्छे से दिखा देता हूँ।
अगर ये मुख है तो ठीक इसके ऊपर यहाँ पर नासा द्वार स्थित होती है। यहाँ से हम लोग भोजन का काम करते हैं, आहार हो जाता है, यहाँ पे हमारा नासा द्वार होता है अर्थात नोज होता है। तो नासा द्वार मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। नोट्स करते चलिएगा, अगर कोई लिखना चाहे तो नोट्स अच्छी बनेगी। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं, नासा द्वार मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। ठीक है, ठीक ऊपर। उसके बाद से जो हम ऑक्सीजन रहित और भी गैस जो हम लेते हैं, ठीक है, ये नासा द्वार से चल रही है। उसके बाद नासा द्वार से जो गैस होती है वो नासिका बेस में पहुंचती है। ठीक है, नासिका बेस में पहुंचती है। उसके बाद नासिका बेस में अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ठीक है, ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना कि नासा द्वार होती है जो नासिका बेस में खुलती है। ठीक है, ये नासिका बेस में खुलती है। नासिका बेस में जो होती है अंदर की ओर ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, ग्रसनी में खुलती है, जिसे हम लोग फायरिंग्स भी बोलते हैं। और ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिंग्स में खुलती है। ठीक है, ग्रसनी होती है ना, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि ग्रसनी कंठ में खुला है, तो कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी सी स्वर यंत्र रचना होती है जिसे हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, वह वहां खुलती है। देखिए श्वास नली बोल रहा है ना, तो यहीं पे लैरिंग्स का भी भाग होता है। ये जो कंठ से लेकर श्वसनिका यहाँ पे दिखा रहा है ना, यह एक ही टॉपिक का है, इसे अलग अलग करके दिखाया गया। ठीक है, अब देखिएगा लैरिंग्स कहाँ खुलेगी। लैरिंग्स मतलब कंठ के बाद जो खुल रहा है वह हमारा श्वास नली में खुला, श्वास से श्वसनी में खुला, श्वसनी से श्वसनिका में खुला। तो हम यहाँ से मान लीजिए कंठ द्वार के समीप एक लैरिंग्स है, लैरिंग्स। ठीक है, ये लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स कहाँ खुलेगी, तो लैरिंग्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। देखिए यहाँ पे कंठ द्वार के पास है ना लैरिंग्स, लैरिंग्स से जो कहाँ खुल रहा है, हमारा श्वास नली में खुल रहा है। इसको हम आप लोग को अच्छे से दिखा देते हैं। कंठ द्वार के पास लैरिंग्स है, लैरिंग्स से जो श्वास नली में खुल रहा है, और श्वास नली इसी को हम लोग ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्रैकिया भी होती है, और ट्रैकिया की जो लंबाई होती है, ट्रैकिया की जो हाइट होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है। एग्जाम में आप लोग को आ सकता है ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वह कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप लोग लिखिएगा 11 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है, मनुष्य के दोनों फेफड़ों का करीब 3 गुना 10 के पावर 8 वायुकोष पाए जाते हैं। क्या समझे, 3 गुना 10 के पावर 8 वायुकोष पाए जाते हैं। इसको लिख लीजिएगा, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब 3 × 10⁸ वायुकोष पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से देख लेंगे नासा द्वार से वायु ग्रसनी तक पहुंचा, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, और उसके बाद हमारा फेफड़ों में पहुंचता है। ठीक है, फेफड़ों से कुपिका कोष में आता है, कुपिका कोष से यही वायु हमारा रुधिर वाहिका में आती है। और यहाँ ये सारी क्रियाएं जो होती रहती है ना, फिल्ट्रेशन होकर आते रहती है, कहीं पे प्राइमरी कहीं पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होकर आते रहती है। कुपिका कोष में जाके फिर रक्त वाहिकाएं, मतलब यहाँ से सेल में विभक्त हो जाती, सारे सेल वायु को लेकर प्रासरण के द्वारा सभी जगह पहुंचा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैसों का परिवहन हो जाता है। तो अब यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे गैसों का परिवहन क्या है, तो वो उसके बारे में हम बताते चलें गैसों का परिवहन के बारे में। तो गैसों का परिवहन लिखकर डैश दीजिएगा और लिखिए ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से, ठीक है, फेफड़े यानी लंग से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा पुनः फेफड़े तक वापस लाने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जो कैसे होता है, तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह रक्त हीमोग्लोबिन, ठीक है, वह रक्त हीमोग्लोबिन, ठीक है, रक्त हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ठीक है, कौन सा हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोले, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। अब हम लोग बात करेंगे लंग्स की अर्थात फेफड़े के बारे में। आइए कुछ पॉइंट हम लोग जान लें। फेफड़े कहाँ पर रहता है, या फेफड़ा हमारे बॉडी में कहाँ लोकेट करता है, तो वो हम लोग देख लीजिए, फेफड़े के बारे में जान लेते हैं। फेफड़ा जो हमारा होता है, देखिए कहाँ पे स्थित होता है, तो आप लोग नोट कीजिएगा, फेफड़ा हमारे बॉडी में बछगुहा में स्थित होता है। ठीक है, फेफड़ा जो कहाँ होता है, बछगुहा, ठीक है, लोकेटेड इन बछगुहा। अब ये कैसा होता है, पूछ देगा कि फेफड़ा कैसा होता है, लंग्स कैसा होता है, तो यह स्पंजी होता है। ठीक है, यह स्पंजी होता है, गुलाबी नुमा होता है, स्पंजी गुलाबी नुमा थैली में रहता है। ठीक है, स्पंजी गुलाबी नुमा थैली नुमा रचना, ठीक है, थैली नुमा रचना है। ठीक है, और सीने में 12 जोड़ी पसली पाई जाती है। ठीक है, सीने में कितनी जोड़ी पसली पाई जाती है, 12 जोड़ी पसली पाई जाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे कि जो श्वसन होता है या फिर हमारा जो ब्रीदिंग होता है वह कहलाता क्या है, तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा, जो पॉइंट इसमें नहीं है उसे हम ऐसे ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, हालांकि हम उसे बोल देते हैं, आप लोग उसे लिखने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिखते रहिएगा।
और जब तक समझ में नहीं आई तब तक बार बार इसे देखिए। अब मानव श्वसन क्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मानव में श्वसन क्रिया, यही अभी तो हम लोग मानव का श्वसन क्रिया ही पढ़ रहे थे, गैसों का आदान प्रदान कैसे हुआ, ऑक्सीजन कहाँ से किधर गया, अब उसे कौन ले गया, गैसों का परिवहन किसे कहते हैं, उसके बारे में जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव में श्वसन क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मानव में श्वसन क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग पहले एक क्वेश्चन है कि ब्रीदिंग किसे कहेंगे, ठीक है। श्वास ब्रीदिंग किसे कहेंगे, तो वायु ग्रहण करने या छोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी, ब्रीदिंग कहलाएगी, या सांस लेना कहलाएगी, ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर भी आइए देखते हैं अंतर श्वसन किसे कहते हैं। तो देखिए अंतर श्वसन के दौरान क्या क्या चीजें होती है। अंतर श्वसन के दौरान बचीय गुहा फैल जाती है, और उच्छ्वास श्वसन के दौरान क्या होती है, बचीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, फैलता है और ये फैल कर वापस आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा अंतर श्वसन में पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, ठीक है। जब अंतर श्वसन होता है ना, जो पेशियां हमारा ऐसे रहता है वह सिकुड़ जाता है, वह पेशियां हमारा और सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे बच ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करता है, ठीक है। बच ऊपर की ओर उठता है और बाहर की ओर गति करता है। इसमें देखेंगे बच अपने स्थान पर वापस आ जाता है, ये उच्च वसन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखेंगे गुहा में वायु का दाब कम होता है। गुहा कहने का मतलब है हमारा बच गुहा, बच मतलब चेस्ट, ठीक है। बच गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है, अर्थात हम कह सकते हैं अंतर श्वसन में जो होती है वह वायु फेफड़ों में भरती है। और उच्च वसन अर्थात इसको हम बाह्य श्वसन भी बोल सकते हैं, इसमें वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और यह फेफड़ों से बाहर की ओर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है अंतर श्वसन हम लोग किसे कहेंगे, तो अंतर श्वसन के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो अंतर श्वसन क्या है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना, यही हमारा अंतर श्वसन है। क्या है, हम वातावरण से सांस द्वारा गैसों को अपने लंग्स तक जो ले जाते हैं वही हमारा अंतर श्वसन कहलाता है। उच्च वसन क्या कहलाएगा, अर्थात इसको हम बाह्य श्वसन भी बोलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फेफड़ों से वायु व गैसों को बाहर निकालकर, मेन रूप से इसमें हमारा CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। जो हम सांस लिए फिर उस सांस को छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहित होता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, उच्च वसन कहलाएगा। फिर देखिए स्थलीय जीव क्या होता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसमें हम लोग भी हैं, ठीक है, वायुमंडल से ही उपयोग करते हैं, जीव जंतु भी हैं। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वो विलेय के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, अर्थात जल में ही ऑक्सीजन घुला रहता है, वो जल से ऑक्सीजन का आदान प्रदान अपने बॉडी में करते हैं, ठीक है। और आइए हम लोग थोड़ी सी अब चीजें और बच गई है, थोड़ा सा पॉइंट है, बस इसे हम लोग पढ़ेंगे और अगले दिन हम लोग नए चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है, इसे समझ लेनी जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वायु है, तो वायु है जो हमारा ऑक्सीजन रहित है, मतलब ऑक्सीजन इसमें है, वायु में ऑक्सीजन है, वायु में ऑक्सीजन है जो कुपका से होते हुए रक्त वाहिका से जाते हुए ऑक्सीजन RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा फिर यहाँ से क्या होता है, धमनी द्वारा जो ऑक्सीजन रहित होता है वायु, धमनी द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है, क्या करता है, उत्पादन करता है। दूसरा पॉइंट आप लोग देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, टिश्यू में, टिश्यू की बात कर रहा है या ऑक्सीजन की बात कर रहा था। टिश्यू में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिका में जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त का विसरण होता है, ठीक है, विसरण होता है, और रक्त वाहिका कुपका द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कुपका कोष में विसरण के माध्यम से नासा द्वार में विसरण द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को इसमें विसरण और प्रासरण समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चे मेरे एक्टिव हैं इस वीडियो पे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। और हाँ, एक जरूरी सूचना, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, लगे कि इसमें हमसे 1 नंबर का भी फायदा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना और प्रेस बेल आइकॉन घंटी को बजाना ना भूलें। थैंक यू।